आज की दुनिया में ग्लोबल पावर का बैलेंस तेजी से बदल रहा है। एक तरफ है कि ट्रेडिशनल वेस्टर्न पावर जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप, और दूसरी तरफ उभर रहा है ब्रिक्स देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बढ़ा रहा है और ग्लोबल गवर्नमेंट्स में अपना एक अलग रोल बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स अभी तक पूरी तरह से वेस्ट को चैलेंज करने में सक्सेस नहीं हुआ। आज हम समझेंगे कि ब्रिक्स क्यों फेल हो रहा है वेस्टर्न डोमिनेंस को तोड़ने में और इसके पीछे की असली रीजन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड इंटरनल डिफरेंस। ब्रिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी अपनी हेट्रोजेनिटी, मतलब ब्रिक्स के अंदर के देश अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम और रीजनल इंटरेस्ट में काफी अलग है। चाइना और इंडिया जैसे बड़ी और तेज बढ़ने वाली इकोनॉमीज है, जबकि ब्राजील और साउथ अफ्रीका अभी भी कई इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है। इसका मतलब है कि ब्रिक्स के पास एक यूनिफाइड और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में दिक्कत आती है जो ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट करे। इंटरनल डिफरेंस की वजह से कभी कभी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन में कॉन्सियसनेस बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस वीक होती है। वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस। दुनिया के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और फेड कहते हैं अभी भी लार्जली वेस्ट के कंट्रोल में है। हालांकि ब्रिक्स ने अपने न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश किया है जो एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट अभी तक लिमिटेड है। वेस्टर्न पावर का इकोनॉमिक डोमिनेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है और उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है अपने इंटरेस्ट को ग्लोबल लेवल पे पुश करने के लिए। ब्रिक्स की डॉलराइजेशन स्ट्रेटजीज और लोकल करेंसी ट्रेडिंग इनिशिएटिव शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन डॉलर का डोमिनेंस तोड़ना इतना आसान नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड मिलिट्री लिमिटेशन। ब्रिक्स कंट्रीज के बीच कई जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो उनकी यूनिटी को कमजोर कर रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया और चाइना के बॉर्डर टेंशन जो अलायंस को थोड़ा कमजोर करता है। रशिया और चाइना मिलकर एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बना रहे हैं, लेकिन बाकी मेंबर्स का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह ब्रिक्स कंट्रीज के पास ग्लोबल मिलिट्री रीच भी वेस्टर्न कंट्रीज जैसा नहीं है, जिससे उसका स्ट्रेटेजिक पावर लिमिटेड दिखता है। मिलिट्री प्रोजेक्शन और डिफेंस कैपेबिलिटीज में भी वेस्ट आज भी आगे है। वेस्टर्न रिस्पॉन्स एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस प्रिजर्वेशन। वेस्ट, खासकर यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन, अपनी ग्लोबल लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए अपनी मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहा है। नाटो और G7 जैसे अलायंस के जरिए वो अपने कंट्रोल बनाए रखे हैं। ब्रिक्स का राइज देखकर वेस्टर्न पावर ने अपनी स्ट्रैटेजीज मजबूत कर ली है, जिसमें ट्रेड, सैंक्शन, इकोनॉमिक प्रेशर और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन शामिल है। ये वेस्ट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग काउंटर बैलेंस मैकेनिज्म है जो ब्रिक्स के इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए चांसेस को रोकता है। इकोनॉमिक मैट्रिक्स। हाँ, ये सच है कि ब्रिक्स कंट्रीज कलेक्टिवली दुनिया के 40% GDP और 41% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वेस्टर्न नेशन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी में उनकी कैपेबिलिटीज वेस्ट से पीछे है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन और नए मेंबर कंट्रीज का इंक्लूजन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट बढ़ा सकता है, लेकिन अभी ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एरेना में वो एक चैलेंजर से ज्यादा नहीं बन पाए हैं। अगर ब्रिक्स अपने इंटरनल चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल डिफरेंस और टेक्नोलॉजिकल गैप्स को दूर कर लेता है तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में वेस्ट के डोमिनेंस को अच्छी तरह से तोड़ पाए। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस कि ब्रिक्स क्यों अब तक
अपने फुल पोटेंशियल पर वेस्ट को चैलेंज नहीं कर पाया है। हेटेरोजीनियस इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वेस्टर्न फाइनेंशियल और मिलिट्री डोमिनेंस और अभी तक की लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ ब्रिक्स के लिए बड़े मुसीबत है। लेकिन ये भी सच है कि ब्रिक्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। बाकी आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।